केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। 8:50 हो चुके हैं। न्यूज की पाठशाला में आपका दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी है। इस पाठशाला में हर उस विषय पर बात होगी जो सीधा आपसे सरोकार रखता है। हर उस मुद्दे पर बगैर किसी परेशानी के चर्चा होगी जो आपसे जुड़ा हुआ है, और वो कोई भी मुद्दा हो सकता है। ऐसा भी मुद्दा जिसके बारे में आप सुबह से सोच रहे हैं लेकिन उसका जवाब नहीं मिल रहा है, वो जवाब आपको यहां मिलेंगे। और सिर्फ आपके अधिकारों की बात नहीं होगी, आपके कर्तव्यों की भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास इस वादे के साथ कि पढ़ाऊंगी ऐसा कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। सबसे पहले आज पाठशाला में कौन कौन से सब्जेक्ट्स और किस किस पर लगेगी क्लास बता देती हूं। पहला चैप्टर सोशल मीडिया की क्लास वाला है। ये मार्क ज़करबर्ग को आप देख रहे हैं, इनका कबूलनामा आ गया है। जब हम कह रहे थे तो तमाम तरीके के हम पर आरोप लगा रहे थे। खास कंटेंट के लिए बड़ा भुगतान करना पड़ा है इनको। भारत के तेवर देखकर झुकना पड़ गया है मेटा के सीईओ को। माफी मांग ली है। फिर आएगा चैप्टर नंबर 2, अनुच्छेद 370 की क्लास। जो कहते थे तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा, आज की तारीख नोट कर लीजिए। आज वो कहीं नहीं दिख रहे, और दिख भी रहे हैं तो उल्टा तिरंगा पकड़े। डल झील पर रील बनाने वाले जेनजी को आज ये वाली क्लास देखनी बहुत जरूरी है। और अगर जेनजी बिजी है तो मैं तमाम माँ बाप से अनुरोध करूंगी कि ये वाली क्लास अपने जेनजी के मैसेज तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। फिर चैप्टर नंबर 3, राजनीति शास्त्र की क्लास। अखिलेश के पीडीए में पी का मतलब बदल गया। जो पी पहले पिछड़ा था अब वो पंडित जी हो गया। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावी समीकरण पर यह चैप्टर है। और फिर आएगा चैप्टर नंबर 4, सेहत की प्रैक्टिकल क्लास। प्रैक्टिकल याद है ना आपको, एक प्रैक्टिकल क्लास की थी हमने। जूस, मैंगो शेक, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ आपके सामने। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया था। आज दूध का दूध, पनीर का पनीर कर देंगे। महाराष्ट्र में आर्टिफिशियल पनीर पर बैन लग गया। पूरे परिवार के साथ देखिएगा हेल्थ पर एक जरूरी चैप्टर प्रैक्टिकल क्लास के साथ। हमारे सामने असली और नकली दोनों पनीर है, हम बताएंगे कैसे उसे टेस्ट किया जाए। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसमें आपको बताएंगे चीन में, चाइना में कभी सनातन का शंखनाद हुआ करता था। न्यूज की पाठशाला में आज का पहला चैप्टर आपके सामने रख रही हूं। सूचना और सोशल मीडिया के खेल पर यह चैप्टर है। ये जो दिन रात फेसबुक, इंस्टाग्राम आप लोग चलाते हैं, हम भी चलाते हैं। असल में चला तो हम रहे होते हैं, लेकिन इसकी डोर आपको पता है कहां है? इसकी डोर भारत से 12,500 किलोमीटर दूर अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। एक कंपनी जिसका नाम है मेटा आज भारत सरकार के आईटी विभाग के मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने इसी मेटा के अधिकारी माफी मांगने के लिए पहुंचे। ये माफी मेटा ने, आपको पता है, अपनी हरकतों के लिए मांगी है। और हरकत क्या? मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने भारत सरकार से अपनी माफी में कहा है कि वो CSAM यानी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, कंटेंट, डीप फेक और तमाम गलतियों को मानता है। इस माफी के साथ जो बड़ी बात मेटा ने कबूल की है वो ये है कि एक तरह के कंटेंट को बूस्ट करने के लिए बड़ी मात्रा में पैसा लगाया गया। फिर दोहराऊं, एक तरह के कंटेंट को पुश करने के लिए
पैसा लगाया गया। कई ऐसे कंटेंट को प्रमोट किया गया जो गैर कानूनी है। पैसा लेकर कंटेंट को ऐसे प्रमोट किया गया कि टारगेटेड दर्शकों तक पहुंचे, यानी पैसे का इन्वॉल्वमेंट था। फेसबुक से प्रधानमंत्री का वीडियो हटाया गया, यह आप सब जानते हैं। इसके लिए मेटा ने माफी मांग ली है। यह भी बता दिया कि पैसों के दम पर लोगों को भ्रमित किया गया। तो क्या यह जो अचानक इंस्टाग्राम रील्स में प्रदर्शन के वीडियो की भरमार हो गई थी, वो कोई आम लोगों का बनाया वीडियो नहीं था? सबके पीछे क्या पैसों का खेल था? अब आप कहेंगे मैडम सोशल मीडिया से कोई क्या इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है? तो हुक्म, जाग जाइए, जाग जाइए, जमाना बदल गया है। भारत में MS यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की एक रिपोर्ट आई है। बताऊं वो रिपोर्ट क्या कहती है? और ये जेनजी के लिए है, तमाम माँ बाप भी इस बात पर ध्यान दें। वो ये रिपोर्ट जो हमारे हाथ लगी है, वो ये बताती है कि हमारे देश का जेनजी 24 घंटे में 3 घंटे रील्स देखने में बिता देता है। कितने? 3 घंटे। 3 घंटे रील्स देखने में। अब समझ लीजिए, देश का युवा जब 3 घंटे रील्स देखेगा तो उसके दिमाग पर इन रील्स का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसे ये लगेगा कि नहीं लगेगा कि जो इन रील्स में हो रहा है, एक के बाद एक जहां से ये रील्स आ रही हैं, पक्का कुछ तो है जमीन पर। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमारे जेनजी रील्स देखते हैं। वो कह रहा है, ये इंस्टाग्राम और फेसबुक, कि जानबूझकर खास तरह के कंटेंट को प्रमोट करता है वो, और इसके पीछे खूब पैसा बहाया जाता है। और इसका असर क्या होता है? बच्चों को लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया आसपास, और कुछ के मन में तो इतनी नफरत भर जाती है कि वो पीएम को गालियां तक देने लगते हैं, गंदे गंदे नारे लगाने लगते हैं, और फिर एम्बैरस होकर माफी मांगनी पड़ती है। ये सब दिमाग से खेला गया काम है। हमने आपको 25 जुलाई को जब आंदोलन वापस हो गया था, याद है ना, शनिवार का वो दिन, तब हमने चेतन भगत से बात की थी। तमाम जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ये बात जानते हैं। चेतन भगत से जो पहला सवाल हमने पूछा था, वो क्या पूछा था कि आप इस आंदोलन का और इस जीत का श्रेय किसे देंगे? जवाब याद है आप में से किसी को? नहीं। हमने पूछा था इस आंदोलन का श्रेय किसे देंगे? जवाब क्या दिया चेतन भगत ने, आप सुनिए। इसका देना चाहिए मार्क जकरबर्ग को, जिसने इंस्टाग्राम बनाया है या खरीदा था। फेसबुक क्या, इंस्टाग्राम किसी और का ऐप था, इंस्टाग्राम फेसबुक ने खरीदा था, क्योंकि इंस्टाग्राम की बड़े यूनिक फीचर है। एक तो ये कि जितना इसमें ऊट पटांग चीज होती है ना रूबिका जी, उतना वो चलता है। 25 तारीख की बात है, आज क्या है? 5 अगस्त। चेतन भगत युवाओं की किताब लिखते हैं। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि अब ये युवा नहीं है, लेकिन युवाओं के ब्रेन को बहुत अच्छे से समझते, उनकी समझ को बहुत अच्छे से समझते। यही वजह है ना, उन्होंने कह दिया कि मार्क जकरबर्ग को आप इसका शुक्रिया अदा कीजिए। वो समझ गए आंदोलन के पीछे असर जो है पैदा करने में, जिसका सबसे बड़ा योगदान है वो मेटा की वर्चुअल दुनिया है, जहां 30 सेकंड की रील्स में आप आधा सच परोसिए और पूरा भ्रम फैला दीजिए। और हुक्म, जिस रील को हम छोटी बात कहकर टाल देने की गलती कर रहे हैं, उसका असर कई देशों की सरकार गिराकर मुआवजे के तौर पर देखा है। कई देशों की सरकार इसी कंटेंट / प्रोपेगेंडा / नैरेटिव की वजह से गिर गई है। नेपाल चलिए मेरे साथ। नेपाल में क्या हुआ था, याद है आपको? राजनेताओं के खिलाफ एक ग्रुप ने नेपो किड्स कैंपेन शुरू किया था कि वो लोग लैविश लाइफ जी रहे हैं खूब। और देखिए, ऐसा नहीं है, आम आदमी ये सवाल पूछ सकता है, ये बात सच है। लेकिन ये जो कैंपेन चला, इस कैंपेन के लिए जो रील्स बनाई गई, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर तीसरे वीडियो में ये दिखने लगा। पूरे नेपाल में नेताओं के लैविश लाइफस्टाइल के खिलाफ इस रील ने माहौल बना दिया। ना किसी रैली की जरूरत पड़ी, ना पोस्टर, ना बैनर की जरूरत पड़ी, और हंगामा। नतीजा, सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया। नतीजा, नेपाल में जेनजी सड़कों पर आ गई। सोशल मीडिया पोस्ट देखकर पहले से गुस्से में भरे बच्चे सरकारी कार्यालयों में आग लगाने पहुंच गए। नेपाल का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। अब एक रिसर्च आपको बताती हूं,
और आज बहुत सारी रिसर्च आपके सामने आएगी ताकि आप समझ सके कि ये जो आपको रील्स दिखती है ना आपके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इसके पीछे का सच क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की 17 फरवरी 2025 को एक रिपोर्ट जारी हुई। इस रिपोर्ट का हेडर है मेटाज न्यू कंटेंट पॉलिसीज रिस्क फ्यूलिंग मोर मास वायलेंस एंड जेनोसाइड। ये तो अंग्रेजी था, अब हिंदी समझा देती हूं। मेटा की नई कंटेंट पॉलिसी से बड़े पैमाने पर हिंसा और नरसंहार को बढ़ावा मिलने का खतरा है, ये रिपोर्ट का शीर्षक है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? ये कहा गया कि मेटा के एल्गोरिदम ऐसे खतरनाक कंटेंट को ज्यादा बढ़ावा देते हैं जिससे नफरत फैलाने वाली बातें, गलत जानकारी और नस्लीय हिंसा भड़काने वाला कंटेंट शामिल हो, नेगेटिविटी पहुंचे। और ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि यूजर, जब आप एक कोई चीज नेगेटिव देखते हैं तो आपका दिमाग उससे कहीं ना कहीं एकदम फौरन अटैच हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, आप बार बार उसके बारे में सोचने लगते हैं। और अगर आपने उसे कुछ सेकंड ज्यादा देख लिया तो फिर आपके रील में वैसा ही कंटेंट आने लगता है, और जितना आप उसे देखेंगे उतना इस कंपनी का फायदा और मुनाफा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक और रिपोर्ट बांग्लादेश को लेकर, हेडर क्या है देख लीजिए आप। बांग्लादेश मेटास कंटेंट मॉडरेशन डिलेज रिस्क फ्यूलिंग रियल वर्ल्ड वायलेंस, यानी बांग्लादेश मेटा की कंटेंट मॉडरेशन में देरी से असल दुनिया में हिंसा भड़कने का खतरा। इसमें क्या कहा गया इस रिपोर्ट में, जानना चाहते हैं? इसमें कहा गया है बांग्लादेश की हिंसा के वक्त ऑनलाइन में खतरनाक कंटेंट की बढ़ोतरी देखी गई। इसमें कुछ कंटेंट बांग्लादेश के बाहर से भी फैलाया जा रहा था, यानी बांग्लादेश में तख्ता पलट का रिश्ता भी इसी ऑनलाइन खेल की तरफ इशारा कर रहा है। ये तो सिर्फ एक रिपोर्ट है। द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने भी मेटा के खेल पर एक रिपोर्ट जारी की है। अब तक कितनी रिपोर्ट आपको मैंने बता दी है? 3 रिपोर्ट। 23 जनवरी 2025 को एक और रिपोर्ट आई। इसका हेडर क्या है? द मिथ ऑफ मेटाज फ्री स्पीच प्लेसेस डेमोक्रेसी एट रिस्क। अब यहां बहुत महत्वपूर्ण चीज है, डेमोक्रेसी इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन सी है? भारत। मेटाज फ्री स्पीच प्लेसेस डेमोक्रेसी एट रिस्क, इसी रिपोर्ट में बताया गया है। फेसबुक पर सिर्फ 10 इन्फ्लुएंशियल अकाउंट का पोस्ट होता है और जलवायु परिवर्तन वाले कंटेंट का 69% इंटरैक्शन बन जाता है। कितना है? आंकड़ा क्या दिया मैंने आपको? 10 इन्फ्लुएंशियल अकाउंट क्लाइमेट चेंज पर अगर कुछ कह दे तो लगभग 70% इंटरैक्शन बन जाएगा सोसाइटी में। सिर्फ 10% लोग 70% डिसाइड कर लेंगे कि आप लोग क्या देखेंगे और क्या सोचेंगे। यानी 10 पावरफुल लोगों ने अगर चाहा तो पूरा नैरेटिव बदल कर रख देंगे। और यही काम करता है वो कैस्केडिंग इफेक्ट। याद आया कैस्केडिंग इफेक्ट? कल हमने आपको न्यूज की पाठशाला में बताया था, यही वो झलक है। कल की क्लास का रिवीजन एक बार फिर करवा देती हूं। पैसे के दम पर आपके बच्चों के दिमाग को कंट्रोल कैसे किया जा रहा है फिर समझ लीजिए। इस बात का अंदेशा कई नेताओं को था। कांग्रेस के इमरान मसूद यहां आए थे टाइम्स नाउ नव भारत के स्टूडियो और इनफैक्ट न्यूज रूम में। तब उनसे हमने पूछा था कि वो अनशन किया था वांगचुक जी ने, तो उनके खिलाफ बोला। फिर उनसे कहा कि अरे आंदोलन बड़े लेवल पर हो रहा था, तो उन्होंने पता है क्या कहा? मैंने अपने बच्चों को आंदोलन में जाने से मना कर दिया। ये खुद उन्होंने कहा है, सुन लीजिए आप। अभी मेरे बच्चों ने इतनी जिद की कि पापा हम जा रहे हैं आंदोलन में। मैंने कहा घर से मत निकल जाना। क्यों? कहाँ जा रहे हो तुम आंदोलन में? घर से मत निकल। क्योंकि वो जो मेरी बेटी थी वो उसके बावजूद भी जाकर पूरी फिल्म बना कर आई है अपनी। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक में पैसों के दम पर आपके बच्चों तक रील्स पहुंचाई गई, भीड़ जुट गई, प्रदर्शन हुए। ये सब कहते हुए मैं नीट के परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है उस मुद्दे को कम नहीं कर रही हूं। मैं बहुत सोच समझ के कह रही हूं कि सरकार को उस पर पहले ही कड़े कदम उठा देने चाहिए थे। अगर सरकार ने बहुत कड़े नियम ले लिए होते हैं
कोई फैसला पहले ही ले लिया होता तो ये सब ना होता। लेकिन इस बीच, और मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि वहां पर जितने भी लोग पहुंचे थे वो सब के सब गलत थे ना, उनकी आड़ में जो खेल चल रहा था, मतलब वो इनोसेंट बच्चे, उनको पता ही ना हो, लेकिन उनकी आड़ में जो खेल चल रहा था उसका इशारा केवल ये मेटा, फेसबुक और ये जकरबर्ग की तरफ से नहीं हो रहा है। बहुत से ऐसे खतरनाक असामाजिक तत्व थे जो उनकी आड़ में फायदा उठाना चाहते थे, पाकिस्तान और आईएसआई भी। सुना आपने? पाकिस्तान और आईएसआई भी। और मुझे पता है बहुत से ऐसे खतरनाक लोग वहां पर बैठे हुए हैं जो मीडिया की क्रेडिबिलिटी को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान और आईएसआई का और बाहरी फंडिंग का हमने दिल्ली के दंगों में जिक्र किया था, तब भी ये माहौल बना दिया गया था कि देखिए आप मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलता है। सारे लोगों को इन्होंने एक टैग कर दिया, तमगा लगा दिया, सारे लोग नहीं। और इस बार तो हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात टाइम्स नाउ नव भारत नहीं कह रहा है, न्यूज की पाठशाला नहीं कह रही है, ये बात कौन कह रही है? पंजाब पुलिस। और पंजाब में बीजेपी का राज नहीं है, किसका राज है? आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी, वही आम आदमी पार्टी जिसका हर नेता आपको सीजेपी के 3 बड़े चेहरों के एकदम बगल में दिखाई दे रहा था, कोई छिपाने वाली बात नहीं है। उस पंजाब की पुलिस ने 4 नाबालिगों सहित कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। कितनों को? 9 लोगों को। जब इनसे पूछताछ की गई तो जो खुलासा हुआ है वो दंग करने वाला है। क्या खुलासा हुआ है अब मैं आपको फटाफट से बता देती हूं। आइए, ये रहे बोर्ड बाबू, प्रणाम कर दीजिए भैया। आतंकी मॉड्यूल को आपको समझाती हूं मैं। आईएसआई पाकिस्तान से जुड़ा, इसने दी ट्रेनिंग, ठीक है, इसने दिया पैसा और इसने दिया हथियार। 3 चीजें क्या दी? पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की आईएसआई ने। और ये लोग कहां पहुंच गए? जंतर मंतर। प्रदर्शन के दौरान पेट्रोल बॉम्ब से हमले की साजिश थी, पूरी तैयारी थी। गिरफ्तार लोगों में से कुछ लोग दिल्ली में प्रदर्शन के वहां भी आए थे ताकि हिंसा को बढ़ा सके। यानी आईएसआई के इशारे पर इसकी नजर थी कि ऐसा कुछ हो और फौरन वहां पर खेल हो जाए। प्रदर्शन में हिंसा फैलाने की पूरी प्लानिंग थी। मैं फिर कह रही हूं, कोई और नहीं कह रहा है, ये कह रही है पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है। वो तो शुक्र है हमारी खुफिया एजेंसी का, सच बता रही हूं, शुक्र है खुफिया एजेंसी की मुस्तैदी का। और दिल्ली की सुरक्षा पुख्ता थी। सलाम है हमारे सुरक्षा कर्मियों को, जिसके डर से ये आईएसआई अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। सुरक्षा के इंतजाम को देखकर सब कुछ खाली हाथ लौटने पर मजबूर होना। अमृतसर चले गए और अब पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। तो दिल्ली में जिस जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था उससे महज 2 किलोमीटर की दूरी पर भारत का संसद भवन, ठीक है, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ, 3.5 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रपति भवन। इतनी सेंसिटिव जगह सीजेपी के लोगों ने रील्स के दम पर भीड़ को बुला लिया। उन्हें लगा जितना आसान इंस्टाग्राम पर पेज बनाना होता है और वहां पर फॉलोअर्स बढ़ा देना होता है, उतना ही आसान भीड़ को संभालना भी हो जाएगा। अब आपके बच्चे तो रील्स की चपेट में आ चुके थे, वो पहुंचे क्रांति करने। उन्हें क्या पता था जो रील्स देखकर क्रांति करने निकले हैं उसके पीछे पैसों का बहुत बड़ा खेल छिपा हुआ है। और जिन लोगों ने उन्हें बुलाया है वो जिम्मेदारी भूल चुके हैं। और ऐसे ही नहीं कह रही हूं, एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। उस तस्वीर में ये देखिए आप, 4 चेहरे हैं, 2 सीजेपी के हैं, एक तो वो आशुतोष रंका, एक सौरभ दास और 2 पुलिस के अधिकारी हैं। एक तो नई दिल्ली के डीसीपी है सचिन शर्मा और एक जॉइंट सीपी है दीपक पुरोहित। दोनों अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि उनके पास रिपोर्ट है कि भीड़ में आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग शामिल हो चुके हैं। लेकिन सौरभ दास की बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए, ये कितने सेंसिटिव है आपको समझ में आ जाएगा।
या फिर अगर चाह भी रहे हैं तो बस का कुछ नहीं, आप क्या करें, कैसे करें? क्योंकि ये तो भाई साहब लोग थे नहीं, ये तो नड्डा जी के वहां थे, फोन पास में था लेकिन फोन चोरी हो गया था टाइप के माहौल में थे ना। और जब आप इनसे पूछिए कि भीड़ ने हिंसा की तो क्या कहेंगे? वो हमारे लोग थे ही नहीं। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर ज्ञान दे देंगे, सरकार को नसीहत भी दे देंगे, खुद की जिम्मेदारी से क्या करेंगे? 9-2-11 और फिर कह देंगे हम तो प्रेशर ग्रुप बनाएंगे जी, हम तो राजनीतिक पार्टी नहीं बनाना है। अरे भैया, राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए जवाब देना सीखना होता है, जवाबदेह बनना होता है, भीड़ की जिम्मेदारी लेनी होती है। रील्स वाली क्रांति के नायकों को यह सीखना होगा, नहीं तो प्रेशर ग्रुप के नाम पर ठेके लेकर आंदोलन का काम तो कर लेंगे और करिए। वैसे भी बहुत से लोग घूम रहे हैं इस देश में आंदोलन जीवी के नाम से, कुछ नाम और जुड़ जाएंगे, लेकिन इससे बदलेगा क्या ये बता दीजिए ना। हमें चाहिए इस्तीफा, ले लिया इस्तीफा, फिर क्या हासिल कर लिया बताइए? शिक्षा में कौन सा बदलाव कर लिया? कौन से क्रांतिकारी सुझाव दे दिए? बता दीजिए। इस्तीफे से सुधार हो जाएगा? बाकी बने रहिए ना प्रेशर ग्रुप, उसमें क्या है? कोई आकर चम्मच से सीटी उठा देगा और प्रेशर। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से निकलता है और लखनऊ का रास्ता सामाजिक समीकरणों से। करीब 6 महीने बाद यूपी में चुनाव है, लिहाजा सामाजिक समीकरण भी तेजी से साधे जा रहे हैं। छोटे लोहिया कहलाने वाले जनेश्वर मिश्र की जयंती थी। आज समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया और इस प्रबुद्ध सम्मेलन में ब्राह्मण समाज से जुड़े नेताओं और संतों को बुलाया गया। अखिलेश यादव की ख्वाहिश तो यह थी कि वो जनेश्वर मिश्र पार्क में भव्य आयोजन करें, लेकिन वहां सरकार ने परमिशन नहीं दी। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपने हेडक्वार्टर में जयंती मनाई, लेकिन यह कार्यक्रम जितना सामान्य था उसका संदेश उतना ही गहरा है। मौके की नजाकत देखते हुए अखिलेश यादव ने अपने पीडीए ग्रुप में पंडित को सेट कर दिया। सुनिए जरा, अखिलेश ने पंडित को साइकिल पर बैठाने की कोशिश की तो बीजेपी को कैसे परेशानी हुई, लेकिन उससे पहले वो पी से पंडित, प से पंडित, पीडीए वाला समझिए। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। गजब। अखिलेश यादव ने अपने पीडीए ग्रुप में पंडित को सेट कर दिया। अखिलेश जी ने पंडित को साइकिल पर बिठाया या बिठाने की कोशिश की तो बीजेपी तिलमिला गई, पसंद नहीं आया। बीजेपी ने अखिलेश को पुराना इतिहास याद दिला दिया। सुनिए। समाजवादी पार्टी का हाल वही है। हमारे गांव में कहावत कहते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सर्वाधिक अत्याचार अनाचार यदि ब्राह्मण समाज पर हुआ है तो समाजवादी पार्टी के रिजीम में ही हुआ है। और जब आप फुटेज देखिएगा तो इनके जो बिल्लेदार लोग हैं, जो ठप्पेदार लोग हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने एक और चीज जोड़ दी थी, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, तो अब चूहा समझ गया है। 2023 में पीडीए के गठन के बाद यह पहला मौका है जब अखिलेश यादव ने पीडीए में पंडित को शामिल किया है। इससे पहले कई बार अखिलेश यादव पीडीए की परिभाषा बता चुके हैं। पी से क्या है? पिछड़ा। डी से क्या है? दलित। ए से क्या है वो आगे बताऊंगी, लेकिन आज से पहले इसमें पंडित तो कभी फिट नहीं बैठा, कभी नहीं। सबसे पहले आपको जून 2023 अखिलेश यादव ने पीडीए की जो परिभाषा दी थी वो बता दूं। क्या थी? पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित, ए का मतलब अल्पसंख्यक। फिर आया अक्टूबर 2023, पी पिछड़ा, द दलित, अ आधी आबादी। फिर आया दिसंबर 2030, पी पिछड़ा, द दलित, ए अगड़ा। फिर आया जून 2024, पी पिछड़ा, द दलित, ए आ गया, क्या आ गया? आदिवासी। फिर आया अगस्त 2026, पी और डी क्या हो गया? पंडित। खास बात यह है कि इस बार अखिलेश यादव ने ए का मतलब नहीं बताया। अब ए आप खोजिए। बीजेपी पहले ही अखिलेश के पीडीए का अर्थ
पी से पिटाई, डी से दबंगाई और ए से अत्याचार बता चुकी है। अब सवाल यह है कि अचानक प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को इकट्ठा करने की जरूरत क्यों पड़ी अखिलेश को? जवाब मैं आंकड़ों से समझाती हूं। यूपी में ब्राह्मण वोटर कितने हैं? 15%। 403 विधानसभा वाले उत्तर प्रदेश में 110 से 115 सीटों पर सीधा असर डालता है ब्राह्मण वोट। कितनी सीटों पर? 403 में से 110 से 115 सीटों पर। 12 जिलों में ब्राह्मणों की तादाद 17% से ज्यादा है। अकेले पूर्वांचल में 20% से ज्यादा ब्राह्मण वोटर्स हैं। यूपी के अब तक के 21 मुख्यमंत्रियों में से कितने ब्राह्मण हुए? 6। नारायण दत्त तिवारी 3 बार सीएम रहे। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41.29%, अखिलेश को 32.06% वोट मिले। यानी दोनों के बीच फासला कितना? करीब 9% का। 9% का फासला। अब अखिलेश की कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण वोट अगर काट दिया जाए बीजेपी से और अपने पक्ष में ला दिया जाए तो 2027 की बाजी को पलटा जा सकता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ब्राह्मणों को साधकर अपनी सियासी बिसात बिछाना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास बताता है कि यूपी की सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाले का राज तिलक बहुत हद तक ब्राह्मण ही करता है। 47 से 89 तक कांग्रेस को मिला तो कांग्रेस ने यूपी में एक छत्र राज किया। 1989 में मंडल कमंडल की राजनीति का उभार हुआ। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की मुख्य सत्ता की लड़ाई से लगातार कमजोर होती गई। इसके बाद ब्राह्मण वोट का बड़ा हिस्सा किसके साथ जुड़ गया? बीजेपी के साथ। 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव के साथ जनेश्वर मिश्र आए तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का संगठन खड़ा कर दिया। 2007 में सतीश चंद्र मिश्र के साथ आने के बाद मायावती ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया। याद कीजिए, उस वक्त बीएसपी के मंच से स्पेशली ब्राह्मणों के लिए कई सारे नारे दिए गए थे। एक बताऊं आपको, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। सिर्फ ये नारा भर नहीं था, मायावती के मंच से ये दावा किया गया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसका असर यह हुआ कि 16% ब्राह्मण मायावती के साथ आए और मायावती अपने दम पर यूपी की सत्ता पर काबिज हो गई। 2012 में 19% ब्राह्मण वोटर समाजवादी पार्टी के साथ आए। अखिलेश यादव पहली बार यूपी के सीएम बने। 2017 में बीजेपी को 83% ब्राह्मण वोट मिला। 15 साल बाद अब उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापस आई ये पार्टी। ब्राह्मण चेहरे दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम बने। फिर 2022 में 89% ब्राह्मण वोटर ने बीजेपी का साथ दिया। पहली बार बीजेपी ने सत्ता को बरकरार रखा, ब्राह्मण वोट का साथ मिला। फिर एक बार ब्रजेश पाठक यानी ब्राह्मण चेहरे को डिप्टी सीएम बनाया गया। अब इसी 12% ब्राह्मण वोट पर अखिलेश यादव की नजर है। उसी को साधने के लिए अखिलेश यादव ने 2024 में दिल्ली जाने के बाद विधानसभा में अपना उत्तराधिकारी एक ब्राह्मण चेहरे को ही बनाया। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया। अब आप कहेंगे, मैडम आज ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव को ब्राह्मणों की इतनी याद आ गई? उन्होंने पीडीए की परिभाषा ही बदल दी और यूपी की सोशल इंजीनियरिंग में एक नया चैप्टर जोड़ दिया। अचानक नहीं हुआ ये सब, इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। पिछले दिनों यूजीसी का मुद्दा आपको याद है, अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद याद है, और यूपी में वो अपराधियों का एनकाउंटर। ये 3 बड़ी वजह। समाजवादी पार्टी को हर मुद्दे में ब्राह्मण वोट दिखाई दे रहा है। आज के सम्मेलन में अखिलेश यादव ने शंकराचार्य का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि इतिहास में कहीं शंकराचार्य को स्नान करने से नहीं रोका गया, लेकिन इन्होंने रोक दिया, उन्हें धरना देना पड़ा। सपा ने उनका सम्मान करने का काम किया, यह अखिलेश यादव ने कहा। और याद रखिए, यह सियासत है, यहां हर चीज में वोट दिखता है।
एनकाउंटर में भी जाति खोज ली गई। अखिलेश ने 6 साल पुराने बिकरू कांड की याद दिलाई। विकास दुबे की गाड़ी पलटने का जिक्र किया। कहा जब गाड़ी को पलटा गया तब दरअसल गाड़ी को नहीं पलटा गया था, बल्कि सरकार को पलटने से बचा लिया गया था। यानी अखिलेश ने एनकाउंटर में जाति वाला एंगल निकाल दिया। लेकिन आपको जल्द से ये गिना देती हूं कि मुठभेड़ की हकीकत क्या थी। 31 मार्च 2017 से 5 सितंबर 2024 तक कुल 207 अपराधी मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। कितने? 207। इनमें से 67 मुसलमान हैं, 20 ब्राह्मण हैं, 18 ठाकुर है, 16 यादव है, 17 गुर्जर जाट है, 14 SC, 3 SC, ST और 2 जो है वो सिख है और 8 दूसरे OBC और 42 के आसपास दूसरी जाति और धर्म के लोग बताए जा रहे हैं। अब भाई अपराधी होता है, उसमें कोई जात पात नहीं होती है, लेकिन यहाँ क्योंकि सामाजिक समीकरण हर जगह खोज लिया जाता है तो वो लिस्ट आपको देनी जरूर थी। यानी अखिलेश कह रहे हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया गया और आंकड़े क्या कह रहे हैं? पुलिस ने जाति देखकर नहीं, धर्म देखकर नहीं, जो कानून संगत था और उस वक्त जिस तरीके के हालात थे पुलिस के दावों के मुताबिक फैसला लिया। लेकिन राजनीति का असली पार्ट यही है, जब मौका है, मंच है, परंपरा है तो पीछे मत रहो, लूट लो। सवाल वोट का है, चुनाव दस्तक दे रहे हैं और इसीलिए यह सम्मेलन। अब देखना यह है कि ब्राह्मणों का वो जो वोट सत्ता के एकदम करीब ले जाने का जिसके ऊपर जिम्मा है वो किस तरफ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और ये जो चैप्टर है मैं चाहूंगी कि तमाम जो इस वक्त व्यूअर्स हमें देख रहे हैं अपने घर के जेन अल्फा और जेन जी को अपने साथ बिठा लीजिए, क्योंकि उन्होंने जो जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखी है वो बहुत अलग है। क्योंकि आज से 7 साल पहले जो जम्मू कश्मीर हमने देखा है उसकी तस्वीर बिल्कुल अलग है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 35A को हटे कितने साल हो गए? 7 साल। आज ही का दिन था। 7 साल पहले इसी देश की संसद में वो फैसला हुआ जो हर किसी को असंभव लगता था, इम्पॉसिबल। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि कश्मीर से आर्टिकल 370 कभी हट भी सकता है। लेकिन 5 अगस्त 2019 को यह हुआ, जिसकी वजह से आज जो कश्मीर हमें दिख रहा है वो सामान्य दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहा है। आज जो 18-20 साल के हैं जिन्हें हम जेन जी कहते हैं, उनके लिए कश्मीर का नॉर्मल क्या है? ये है कश्मीर का नॉर्मल। अभी जो आप देख रहे हैं ना तस्वीरें सारी, ये देखिए, चहल पहल हो रही है, शिकारा में लोग घूम रहे हैं, अच्छी अच्छी तस्वीरें आ रही है, खूबसूरत हरी भरी वादियां दिखाई दे रही है, गुलमर्ग में स्नो बोर्डिंग हो रही है, डल झील के शिकारे पर इंस्टा रील बनाते हुए टूरिस्ट दिख रहे हैं, लाल चौक पर देर रात बेफिक्र होकर आइसक्रीम खाते लोग। आज जिस श्रीनगर की सड़कों पर कैफे कल्चर पनप रहा है, कभी वहां सूरज ढलते ही ऐसा सन्नाटा पसर जाता था कि मानो पूरे शहर ने सांसें रोक ली हो। जेन जी ने वो दौर देखा ही नहीं है। कश्मीर के बच्चे, वहां के युवा अपनी पढ़ाई के दिन स्कूल के टाइम टेबल से नहीं बल्कि अलगाववादी नेताओं के हड़ताल कैलेंडर से गिना करते थे। साल के 365 दिनों में कश्मीर के स्कूल कॉलेज लगभग 200 से 250 दिन बंद रहते थे। उपद्रवी स्कूलों की इमारतों को आग के हवाले कर देते थे। 2016 में 3 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर के 27 स्कूलों को जलाकर राख कर दिया ताकि बच्चे मुख्य धारा की पढ़ाई से कट ही जाए। जब दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु का कोई युवा इंटरनेट पर ऑनलाइन कोडिंग या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता था, तब कश्मीर का युवा फोन पर महीने भर 2G या 3G इंटरनेट तक को तरस रहा होता था। आज जिस लाल चौक के क्लॉक टावर के सामने रात 11 से 12 बजे तक सैलानी खड़े होकर सेल्फी ले रहे होते हैं, शान से तिरंगा जहां पर लहराता है, 370 के दौर में शुक्रवार की दोपहर 2 बजे लाल चौक और नौहट्टा का मंजर क्या होता था वो हमसे पूछिए। उसकी तस्वीरें हमारे जेन जी को नहीं पता है।
जुमे की नमाज के बाद अचानक सैकड़ों युवाओं की भीड़ निकलती। उनके हाथों में किसी किताब या स्पोर्ट्स किट की जगह पत्थर हुआ करते थे। अलगाववादियों का स्पॉन्सर्ड सिस्टम वहां पर काम करता था। कई मासूम युवाओं को चंद रुपये, एक एक पेट्रोल बम और गुमराह करने वाले भाषण देकर सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने के लिए आगे कर दिया जाता था। जब तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था, वो सिर्फ एक राजनीतिक शब्द नहीं था, वो आम लोगों की जिंदगी में एक असमानता की दीवार थी। अगर कश्मीर की कोई लड़की भारत के किसी दूसरे राज्य के लड़के से शादी कर लेती तो उससे उसके कश्मीर के घर और जमीन का मालिकाना हक हमेशा के लिए छीन लिया जाता था। 1957 से पंजाब वो साल था 1957। पंजाब से 250 से 272 वाल्मीकि परिवारों को सफाई कामदार के रूप में कश्मीर लाया गया था। लेकिन 370 की वजह से 3 पीढ़ियों तक उनके बच्चों को उच्च शिक्षा या सफाई कर्मचारी के अलावा कोई सरकारी नौकरी पाने का अधिकार ही नहीं था। वो पढ़े लिखे होकर भी सिर्फ झाड़ू उठाने के लिए मजबूर थे। श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का राष्ट्र ध्वज फहराना देशभक्ति का काम नहीं, बल्कि जान जोखिम में डालने जैसा कदम माना जाता था। तिरंगा फहराने की कोशिश करने वालों को सुरक्षा के नाम पर हिरासत में ले लिया जाता था। अलगाववादी या फिर उनके ऊपर हमला कर देते थे। साल 1991 और 92 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में एकता यात्रा निकाली गई। तब नरेंद्र मोदी इस पूरी यात्रा के मुख्य संयोजक थे। यह यात्रा 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर समाप्त होनी थी। सफल भी हुई, लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा कश्मीर की तरफ बढ़ी, आतंकी संगठन JKLF ने खुलेआम धमकियां और पोस्टर लगाना शुरू कर दिया। और आपको पता है उन पोस्टर में क्या लिखा था? जिसने अपनी मां का दूध पिया है वो लाल चौक पर आकर तिरंगा फहरा कर दिखा दे। तब प्रधानमंत्री ने इन कट्टरपंथी आतंकियों को क्या जवाब दिया था, एक बार आपको सुनवाते हैं। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसके नाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके सुन 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। आर्टिकल 370 सिर्फ एक कानूनी धारा नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसा दायरा था जिसने कश्मीर को विकास, बराबरी, शिक्षा और आधुनिकता से काट कर रख दिया था। इसी का नाम लेकर आज फिर मुद्दे को हवा देने का काम किया जा रहा है। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि हम इस रात को कभी नहीं भूल सकते। वो रात को ना भूलने की बात तो करती रही, लेकिन तिरंगे को सीधा पकड़ना मैडम भूल गई। हाथ में देश के राष्ट्र ध्वज को उल्टा थामकर 370 की बहाली के नारे लगा रही थी। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक विरोध है या फिर उस पुरानी मानसिकता का प्रदर्शन जो आज भी कश्मीरी युवाओं को तरक्की के मुख्य धारा से काटकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है? क्या यह वही मानसिकता नहीं है, वही नीयत नहीं है जिसने कभी खुलेआम चेतावनी दी थी, अगर धारा से 370 से छेड़छाड़ हुई तो कश्मीर में तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता 5 अगस्त के लिए काला दिन की तख्तियां लेकर मार्च कर रहे हैं, क्या वो भूल चुके हैं कि ये वही कश्मीर है जहां 370 से पहले 3 टियर का पंचायती राज सिस्टम पूरी तरह से लागू ही नहीं था। गांव के स्तर पर अगर कोई हिम्मत करके सरपंच का चुनाव लड़ भी लेता तो आतंकियों के डर से उन्हें अगले ही दिन अखबारों में या मस्जिद के बाहर पोस्टर लगाकर सार्वजनिक रूप से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता था। आपको पता है 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थितियों, उग्रवाद और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से कितनी बार चुनाव रद्द या स्थगित हुआ? 1990 से 1996 तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था। विधानसभा चुनाव हुए ही नहीं। 91 के 10वें लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की सभी 6 सीटों पर चुनाव रद्द हो गए।
वजह थी चरम पर पहुंचा आतंकवाद और बिगड़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था। 2017 में अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए जो उपचुनाव था, उस दौरान इतनी हिंसा हुई कि 8 लोगों की जान चली गई और चुनाव को रद्द करना पड़ा। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपटा है, जब जनता ने गोलियां और डर के बगैर बैलेट बॉक्स का रास्ता चुना। नो बुलेट, ओनली बैलेट। उसी लोकतंत्र की बदौलत आज उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। लेकिन आयरनी देखिए आप हुक्म, जिस 2024 के चुनाव में उमर अब्दुल्ला को जनता का नुमाइंदा बनाया, जिस सिस्टम ने सत्ता की चाबी सौंपी, आज वही उमर अब्दुल्ला 5 अगस्त को लेकर कह रहे हैं हम 7 साल बाद भी नहीं भूले हैं। राजनीति की इस बिसात पर इतिहास का फैसला हो चुका है। धारा 370 अब बीता हुआ कल है और कश्मीर की जनता विकास, लोकतंत्र और तिरंगे के साए में आगे बढ़ चुकी है। कश्मीर में आज जो दिख रहा है वो एक सरकारी काम या रूटीन वर्क नहीं है। ये एक पूरी पीढ़ी का खोया हुआ बचपन, उसकी शिक्षा, उसका सुरक्षित भविष्य वापस लौटाने का एक ऐतिहासिक फैसला है। और डेटा दिखा देती हूं जल्दी से। पत्थरबाजी की घटनाएं 2010 में कितनी थी? 2654। 2026 में कितनी है बताइए ना, कितनी है? जीरो। एक पत्थरबाजी की घटना नहीं। संगठित हड़ताल या बंद 2010 में कितनी थी? 2026 में कितनी है? जीरो। आतंकी घटनाएं 132। 2018 आतंकी घटनाएं कितनी है? 228। 2025 केवल 12। पर्यटन कितना बड़ा है देखिए, 16,22,000 सैलानी, और वहां 2024 में 2,35,00,000। बढ़ा ना? प्रति व्यक्ति आय अब देख लीजिए, पहले कितनी थी 2018 और 19 में? 92,000 के आसपास। आज कितनी है? 1,68,243। ग्लोबल इवेंट 2019 से पहले कितने होते थे? अस्थिरता की वजह से चुनाव तो होते नहीं थे, ग्लोबल इवेंट हो गए यहां पर। 2023 में देखिए आप, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई। केवल वही नहीं, बहुत कुछ हुआ। अब बिजनेस करना तो भूल ही जाओ, वो भी पाता था कि नहीं, ज्यादातर तो बंद और हड़ताल होती थी। 2025 में क्या हुआ? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2025 में 5वें नंबर पर। कौन? कश्मीर। रोजगार 2019 में कितना? बहुत कम नौकरियां थी, और जो पैसा मिलता था बच्चों को वो पत्थर फेंकने वाला। और अब देखिए आप, 9,81,000 से ज्यादा स्वरोजगार के अवसर, 41,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां। इसीलिए जो लोग आज भी अतीत के ढर्रे पर लौटने का सपना देख रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि घाटी अब खौफ के सन्नाटे से नहीं, बल्कि अपने चमकते भविष्य के शोर से आगे बढ़ चुकी है। ये कश्मीर इस देश का ताज है और आज वो चमक रहा है। चलिए भाई, 9:30 बज चुके हैं, है ना? अब वक्त हो गया है पनीर का। पनीर के नाम पर बिक रहे सफेद जहर की क्लास लीजिए। जिस तरह हर चमकती चीज को आप सोना नहीं कह सकते, ठीक उसी तरह हर सफेद, मुलायम और पनीर जैसी दिखने वाली चीज को आप पनीर नहीं कह सकते। आज की पाठशाला देखकर पनीर टिक्का, शाही पनीर, पनीर के पराठे, और बताओ भैया क्या होता है पनीर का? और हाँ, जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, हाँ, जितने भी शौकीन लोग हैं, ये पनीर लबाबदार, अब परेशानी हो सकती है, क्योंकि आज हम पाठशाला की प्रैक्टिकल क्लास में बताएंगे कि असली पनीर और नकली पनीर में फर्क कैसे करें। पनीर के नाम पर बाजार में क्या खेल चल रहा है और कैसे पता करें कि आपकी प्लेट पे पहुंचा पनीर सच में शुद्ध दूध से बना है या डिटर्जेंट से, या फिर स्टार्च या केमिकल की मिलावट से। और सबसे हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में मिलावट के खिलाफ कानून है, कार्रवाई करने के लिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, मिलावटखोरों को पकड़ने के लिए पुलिस है,
लेकिन सबके बावजूद मिलावट का खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, मतलब कहावत कह रही हूं। आज हम पनीर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने एनालॉग पनीर पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अब आप कहेंगे एनालॉग पनीर क्या होता है? एनालॉग पनीर वो पनीर होता है जिसे दूध के बजाय वनस्पति तेल, स्टार्च और दूसरी चीजों को मिलाकर बनाया जाता है, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल पनीर भी कहते हैं। ये एक नॉन डेयरी प्रोडक्ट माना जाता है। भाई कई लोग कहते हैं ना कि हम डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसीलिए एनालॉग पनीर का आविष्कार हुआ। भारत में पनीर का मार्केट, उसका साइज करीब 73,000 करोड़ का है, 73,000 करोड़, और इसीलिए पैसा कमाने के लिए नकली पनीर का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब मैं आपको असली और नकली पनीर में अंतर समझाने के लिए पाठशाला की प्रैक्टिकल क्लास में लेकर चलती हूं, ठीक है? अब ये आपके सामने शानदार पनीर है, ये इसको रख देते हैं हम। ये हमारा पैन, हाँ भाई, तो ये जो पनीर है, ये पनीर है 240 रुपए किलो, दिख रहा है ना आपको? ये जो पनीर है ये है 280 रुपए किलो, ये जो पनीर है वो है 260 रुपए किलो, और ये वाला पनीर है 475 रुपए किलो। ये 4 अलग अलग कैटेगरी का पनीर है, और मेरे पास है ये आयोडीन का सोल्यूशन, ठीक है? आयोडीन टिंचर कहते हैं इसे। अब आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में ये आयोडीन टिंचर जो है मिल जाएगा। अब मैं इसको करूं उससे पहले, मतलब प्रैक्टिकल क्लास करूं उससे पहले, जल्दी से आपको एक चीज़ बता देती हूँ। ये पनीर आपको देखने में कैसा लग रहा है? देखिए कितना शानदार बढ़िया सा पनीर है ना? ये देख रहे हैं आप? अब इस पनीर को पहचानने का तरीका क्या है, ये असली है कि नकली है? मैं इसको हाथ से देखूं तो अच्छा ही लग रहा है, पनीर बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसकी असलियत बताएगा ये आयोडीन टिंचर। ये मैंने इसको इसमें डाल दिया है, ठीक है? फिर आप आगे की तरफ बढ़िए। ये पनीर भी कटा हुआ अलग से है, लेकिन इसमें छेद अलग अलग दिख रहे हैं, थोड़ा ये स्पॉन्जी भी है, इसमें भी हम डाल देते हैं ये आयोडीन टिंचर। फिर आप आगे की तरफ जाइए, ये भी एक पनीर है, ये देखिए इसमें भी मैंने डाल दिया आयोडीन टिंचर, और ये एक और पनीर इसमें भी डाल दिया, ठीक है? अब हम थोड़ा टाइम इंतज़ार करते हैं और आपको धीरे धीरे रंग तब्दील होता हुआ दिखेगा। रवि इधर की तरफ आइए, ये कैसा दिख रहा है आपको? ये किस तरीके से नजर आ रहा है? हाँ, कलर चेंज है ना? ये कलर दिखाई दे रहा है आपको? इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, और ये देखिए आप, दिखाई दे रहा है इसमें और इसमें कोई अंतर? और इसको भी देखिए आप, इस पनीर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। आयोडीन का जो कलर है वही कलर इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो पनीर है इसमें आयोडीन का कलर अब ये बैंगनी नुमा हो गया है, काला हो गया है, यानी इसके अंदर स्टार्च मौजूद है, यानी इसमें मिलावट है, सीधे तौर पर संकेत मिल रहा है। ये वाला पनीर आप देखिए, ये जो 3 है इनमें किसी तरह की कोई मिलावट का यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है? ये बिल्कुल क्लियर तौर पर आपको आयोडीन का ही रंग दिख रहा है, यानी इसमें दूध है और जो पनीर का इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वही है, इसमें ज़रूर स्टार्च है या फिर नकली दूध का इस्तेमाल किया गया है। यही वजह है कि ये पनीर बदल गया है। अब एक और खेल को आपको मैं समझाना चाहूँगी। ये तो प्रैक्टिकल क्लास होगी, ये आपने देख लिया। पनीर जो है वो नकली कैसे पकड़ सकते हैं? एक तो उसका एक टेक्सचर होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। पनीर का जो रेट है उससे भी आप समझ जाएंगे कि ये जो पनीर है वो वाकई ही खरीदने लायक है या नहीं है, और इसके पीछे गणित क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। आइए जरा देखिए, पनीर जिस तरीके से मार्केट में मिल रहा है ना धड़ल्ले से, ये इतना आसानी से मिल नहीं सकता है, और जिस पैसे में मिल रहा है वो तो बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो पनीर मार्केट में मिल रहा है
वो आपको कैसे मिल रहा है? मान लीजिए आपको 1 केजी पनीर बनाना है ना? तो 1 केजी पनीर बनाने के लिए आपको 5 लीटर दूध पड़ेगा, ठीक है? 5 लीटर दूध चाहिए आपको। और इसको आप ऐसे समझिए कि अगर 1 लीटर दूध आप खरीदने जाते हैं, अच्छा मलाईदार दूध, ठीक है, तो आप मदर डेयरी में मिलता है वो 72 रुपए में, 72 रुपए प्रति लीटर मिलता है। तो इस लिहाज से अगर आप 5 × 72 करेंगे तो 360 रुपए आता है ना? 360 रुपए में आप केवल इतना नहीं है ना भाई, गैस का पैसा और जोड़ेंगे, प्लस आप मजदूरी और जोड़ेंगे, प्लस मार्जिन भी तो लेंगे ना, प्रॉफिट। तो लगभग कितना होना चाहिए? 400 प्लस होना चाहिए। और मार्केट में पनीर कितना मिल रहा है? 250 रुपए, 275 रुपए, है ना? और आप वो पनीर खरीद दे रहे हैं। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर 1 केजी पनीर आपको बनाना है तो 5 लीटर दूध तो लगेगा ही लगेगा। और वो 1 लीटर दूध अगर 72 है तो कम से कम 360 रुपए, और वो तो सिर्फ लागत है, उसमें बाकी चीजें तो जोड़ी नहीं है। वो जब जोड़ेंगे तो एटलीस्ट आपको 400 पार, 400 प्लस जाएगा। वैसे तो पनीर में बहुत सारी दूसरी चीजें थी, और हमारे देश में ये सिस्टम चल क्यों रहा है जबकि कोर्ट की तरफ से आपको याद होगा कहा गया था कि मिलावट जो करता है उसकी सजा तो इतनी खतरनाक होनी चाहिए, खुद कहा गया है, लेकिन बावजूद उसके हमारे यहाँ धड़ल्ले से ये काम होता है। आपको पता है हमारी सनातन सभ्यता कभी चीन के पश्चिमी छोर तक फैली हुई थी, और वहां भी मंदिरों की घंटियां और शंखनाद सुनाई देते थे। इस दावे का सबूत मिलता है चीन के फुशियान प्रांत में, जहां 1100 साल पुराना एक ऐसा मंदिर है जिसमें पत्थरों पर उकेरी गई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। कायून नाम का यह हिंदू मंदिर समुद्र किनारे बसे क्वांगजू शहर में है। इस मंदिर के खंभों के ऊपर भगवान विष्णु, भगवान नरसिम्हा, लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती की आकृति, भगवान श्री कृष्ण की बंसी बजाती हुई आकृतियां उकेरी गई हैं। इतिहासकारों के मुताबिक ये मंदिर 9वीं सदी में बनाया गया था। उस वक्त क्वांगजू शहर में हिंदू समुदाय के कुछ लोग रहा करते थे जो तमिलनाडु से जुड़ाव रखते थे। कई मंदिर अब अस्तित्व में तो नहीं है, लेकिन उनके अवशेष आज भी चीन के म्यूजियम में रखे हुए हैं। इन्हीं अवशेषों में शिवलिंग पर जल चढ़ाता एक हाथी भी नजर आता है। इसके अलावा म्यूजियम में एक हिंदू देवता की मूर्ति भी है। इन मूर्तियों की शैली और पैटर्न तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के उसी काल के मंदिरों से मिलते जुलते पाए गए हैं। इस मंदिर में थोड़ी दूरी पर कई मीटर ऊंचा एक शिवलिंग भी स्थापित किया गया है, जो चीन में हिंदू सभ्यता का ऐतिहासिक प्रतीक है और खुले आकाश में होते हुए भी सबकी नजरों से ओझल है। घंटी बज गई है, यानी वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि कल फिर हाजिर हो जाएंगे। कहाँ? न्यूज़ की पाठशाला में।